जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाइए। हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म से। ओके, कल हम लोगों ने देखा था मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम का टॉपिक क्लियर किया था। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल काल या मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन। ओके, इसी में हम लोगों ने कल पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर शाह, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग फर्रुखसियर, ठीक है। तत्पश्चात रफी उद दरजात, उसके बाद नेकुसियर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखेंगे रफी उद दौला, ठीक है दोस्तों। यानी आज हम लोग इन्हीं 5 शासकों के विषय में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। आज हम लोग शुरुआत करते हैं जहांगीर शाह से। ओके, देखिए दोस्तों, कल मैंने आप सभी को बताया था कि 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के खिलाफ जो बहादुर शाह प्रथम द्वारा अभियान चलाया गया था और लौहगढ़ युद्ध में जो बंदा बहादुर को पराजित किया गया था, ठीक है, उसी समय और उसी अभियान के क्रम में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। ओके, और जिस समय बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई थी उस समय इसके 4 पुत्र जीवित थे। ओके, वे 4 पुत्र थे। पहला था जहांगीर शाह, ठीक है दोस्तों। उसके बाद था अजीम उस शान, अजीम उस शान, ठीक है दोस्तों। उसके बाद था तीसरा रफ़ी उस शान, रफ़ी उस शान, ठीक है। और चौथा था जहान शाह, जहान शाह। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, जिस समय मृत्यु हुई थी बहादुर शाह प्रथम की, उस समय इसके 4 पुत्र जीवित थे, जहांगीर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान एवं जहान शाह, ठीक है। तो पहले से तो किसी भी ब्रदर्स में पहले से बहुत ही अच्छा साठगांठ होता है, परंतु जैसे ही उत्तराधिकार का प्रश्न आता है, ठीक है, जितने भी पुत्र होते हैं उनमें मतभेद स्थापित हो जाता है, ठीक है। और यही क्रिया जो थी इन लोगों के भी साथ में, जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार का प्रश्न को लेकर के और युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। इसमें जो जहांगीर शाह था यह बहुत ही चतुर व्यक्ति था। इसने पहले से ही असद खां के पुत्र, असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां, ठीक है, यानी जहांगीर शाह ने पहले से ही असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां के साथ दोस्ती कर रखी थी, ठीक है। असद खां वही असद खां है जो कि औरंगजेब के समय में सर्वाधिक 31 वर्षों तक वजीर के पद पर रखने का रिकॉर्ड स्थापित किया था, ठीक है। तो जहांगीर शाह इसके महत्व को समझता था और यही कारण था कि उसके जो पुत्र था जुल्फिकार खां उसके साथ दोस्ती किया हुआ था। जैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, जहांगीर शाह का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि जुल्फिकार खां जो था वह जहांगीर शाह को सहायता प्रदान कर रहा था, ठीक है। और जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खां की ही मदद से अपने तीनों भाइयों
अजीम उस शान, रफ़ी उस शान एवं जहान शाह की हत्या करवा देता है। ठीक है, और जैसे ही तीनों मारे जाते हैं, जहादर शाह के ही नाम से मुगल गद्दी पे बैठता है। ओके, यानी 1712 ईस्वी में ही जहादर शाह मुगल शासक बन बैठता है। ओके, जहादर शाह की बहुत अधिक खामियां भी थी। जैसे कि यह जब शासक बना, इसने एक लाल कुंवर नामक तवायफ को, लाल कुंवर नामक तवायफ, ठीक है, तवायफ का एक और नाम होता है बेस्या। ठीक है, अर्थात यह जहादर शाह लाल कुंवर नामक तवायफ या लाल कुंवर नामक बेस्या को अपने राज्य कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रहा है। ठीक, यह बहुत ही घिनौनी हरकत थी जहादर शाह की। यही कारण है कि बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा इस लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि लंपट मूर्ख के नाम से निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन बादशाह को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहादर शाह, यानी जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर है आप। इसके बाद देखिए, समय के दो राजपूत शक्तिशाली राज्य थे, मरवार और अमेर, उनके साथ संबंध स्थापित किया। ओके, और जो मरवार के राजा थे उस समय के अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह, उन्हें महाराजा की उपाधि दिया, महाराजा की उपाधि दिया। ठीक है, और साथ ही साथ अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी भी प्रदान किया। ओके, और इसके बाद जो अमेर के शासक हुआ करते थे उस समय के जय सिंह, ठीक है, तो जय सिंह को जहादर शाह ने सवाई या मिर्जा राजा, ठीक है, या मिर्जा राजा की उपाधि दी है। ठीक है, और इस उपाधि के साथ साथ जय सिंह को मालवा की सूबेदारी भी प्रदान किया। ओके, और यहाँ पे जुल्फिकार खान ने जहादर शाह को शासक बनने में मदद किया था। यही कारण था कि जहादर शाह ने जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त कर लिया। ठीक है, जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त कर लिया। और जो जुल्फिकार खां के पिता थे असद खां, जो कि औरंगजेब के समय में औरंगजेब के वजीर रह चुके थे, उन्हें वकील नियुक्त किया। ओके दोस्तों, तो यहां तक पहले आप लोग नोट करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे हम लोग। चलिए, इसके बाद देखिए क्या होता है। 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में इलाहाबाद का सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खान। ठीक है, कौन हुआ करता था? अब्दुल्ला खान। ठीक है, और पटना का सूबेदार हुआ करता था हुसैन अली खान। हुसैन अली खान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो इलाहाबाद एवं पटना के सूबेदार हुआ करते थे अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां, इन्हीं दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु। ओके, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, सैयद बंधु। अब देखिए क्या होता है। अब ये जो सैयद बंधु है, इन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या था कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मुगल कालीन बादशाह नहीं बना, ठीक है,
जिनमें कोई अपनी स्पष्ट प्रतिभा हो, ठीक है, जिसके कारण वह अपने जो भी मतलब विगत शासक हुआ करते थे उन्हीं के नीतियों को फॉलो करते थे, ठीक है, जो उस समय के तत्कालीन स्थिति थी उस पे उन लोगों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसी का फायदा उठाने को सोचा सैयद बंधुओं ने, ठीक है। उन लोगों ने सोचा कि अभी मुगल सत्ता बहुत ही कमजोर है, ठीक है, यदि इस समय में हम लोगों द्वारा थोड़ा सा भी प्रयत्न किया जाए तो यह सत्ता मुगल बादशाह से छीन करके हमारे हाथों में चल आएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह थी कि अभी भी जनता का जो मनोस्थिति था वह मुगल शासकों के ही साथ था, ठीक है। जनता अभी भी मुगल शासकों के अतिरिक्त भारत में किसी दूसरे शासक को देखना नहीं चाहती थी। तो सैयद बंधुओं ने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे मुगल शासन के व्यक्ति को शासक बना दिया जाए जो कि हम लोगों के हाथ की कठपुतली बन के कार्य करे, ओके। और इसी उद्देश्य से सैयद बंधुओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। और जो जहादर शाह थे, मुगल बादशाह जहादर शाह, इनकी हत्या कर दी, ठीक है दोस्तों। यानी 1713 ईस्वी में जहादर शाह की मृत्यु हो गई। और यहीं से सैयद बंधुओं ने जो मुगल शासन की सारी बगडोर थी उसे अपने हाथों में ले लिया, ओके। चलिए पहले इतनी बातों को नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। सैयद बंधुओं ने सैयद बंधु, ठीक है, इतना ही लिखता हूं। इनके द्वारा यहाँ जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहादर शाह, अजीमुस्सान, रफी उस्सान एवं जहान शाह, ओके। तो जहादर शाह तो शासक बन ही चुका था और बाकी 3 भाइयों को यह मौत के घाट उतरवा दिया था, ओके। अब देखिए क्या होता है। जहादर शाह के ही भाई अजीम उस शान का पुत्र हुआ करता था फर्रुखसियर, ओके दोस्तों। और सैयद बंधुओं ने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को ही अगला मुगल बादशाह बना दिया, ठीक है। यानी 1713 ईस्वी से फर्रुखसियर अब मुगल शासक बन करके कार्य करने लगा। अब देखिए क्या होता है। यह सैयद बंधुओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी भारत में, ओके। और इन लोगों ने अब अपने मन से कार्य करवाना शुरू कर दिया फर्रुखसियर से, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यह जो फर्रुखसियर था इसे ही घृणित कायर बादशाह कहा जाता है, ठीक है। घृणित कायर बादशाह कहा जाता है। और यह जो फर्रुखसियर था जब यह शासक बना तो यह सैयद बंधुओं पे इतना खुश हुआ कि सैयद बंधुओं में से जो अब्दुल्ला खान था, मैंने पहले ही लिखाया है इसको, सैयद बंधुओं में जो अब्दुल्ला खान था उसको अपना वजीर नियुक्त कर दिया, ओके। और जो उसमें छोटा बंधु हुसैन अली खान था, हुसैन अली खान, उसको अपना मीर बख्शी अर्थात सेनापति बना दिया, सेनापति बना दिया, ओके दोस्तों। पहले इतना नोट करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए इसके आगे क्या होता है। यहाँ पर जो हुसैन अली खां ठीक है, यहाँ पर जो हुसैन अली खां था जिसे फर्रुखसियर द्वारा मीर बख्शी या सेनापति का पद दिया गया था, ठीक है, जैसे ही यह सेनापति बना इसने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने को सोचा, ठीक है, और इसने इसी उद्देश्य से सर्वप्रथम राजपूतों पर अटैक किया, ठीक है, राजपूतों पर, ठीक है। और राजपूतों में जो सबसे शक्तिशाली उस समय का साम्राज्य हुआ करता था वह था मारवाड़, ठीक है, जहाँ का शासक अजीत सिंह हुआ करते थे, ठीक है। हालांकि बहादुर शाह प्रथम और जहादर शाह के समय में मारवाड़ के साथ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध हुआ करता था मुगलों के साथ में, लेकिन जैसे ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और फर्रुखसियर बादशाह बनता है, ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे इन लोगों के साथ जो संबंध था वह कमज़ोर पड़ने लगता है और हुसैन अली खान मारवाड़ पर अटैक किया और अजीत खां को पराजित किया और अजीत सिंह की पुत्री से ठीक है फर्रुखसियर का शादी करवाया गया। फर्रुखसियर का विवाह करेगा, ठीक है। हालांकि यह भी यानी इसके द्वारा भी, इस आक्रमण के द्वारा भी हुसैन अली का यही प्रयास था कि राजपूतों के साथ में मुगल साम्राज्य का और ही बेहद ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाए, ठीक है, और इसी उद्देश्य से उसके द्वारा वैवाहिक संबंध को मान्यता दिया गया। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि हुसैन अली खान ने मारवाड़ राज्य पे अटैक किया और वहाँ के शासक अजीत सिंह को पराजित करके उन्हीं की पुत्री से फर्रुखसियर का विवाह कराया गया। ओके दोस्तों, यह जो फर्रुखसियर था यह तो पहले ही सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली बन चुका था, ठीक है। इसके द्वारा अपने आप से किसी प्रकार के नीति का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। ओके, और इसी का फायदा हमारे जो भारत के छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे उन लोगों ने उठाया और 1713 ईस्वी में ही बंगाल स्वायत्त राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। यानी जो बंगाल क्षेत्र हुआ करता था वह मुगल साम्राज्य से अलग हो गया, ठीक है, और वहाँ का प्रथम नवाब बने मुर्शिद कुली खां। ओके दोस्तों, इतना ही नहीं, उसी समय अवध भी मुगल साम्राज्य से अलग हो जाता है और अवध का पहला नवाब बनते हैं सआदत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से मुगल सत्ता और अत्यधिक कमजोर होने लगती है और हमारे भारत में जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे उन लोगों ने मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे देश में स्वायत्त राज्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ओके, और फर्रुखसियर के ही द्वारा जो चिनकलिज खान थे, चिनकलिज खां, ठीक है, इन्हीं को आगे चल करके निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चिनकलिज खां को दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान कर दिया, ठीक है। वह जो 6 सूबा मैंने आप लोगों को बताया था कल, चलिए दोस्तों, हो गया होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे हम लोग। ओके, अब देखते हैं आगे की घटना क्या होती है फर्रुखसियर के साथ में। ओके, चलिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके साथ ही जो सिखों का संबंध था मुगलों के साथ में वह भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, जो सिख सेना का नेतृत्व है वह बंदा बहादुर के हाथ में आ जाता है। और बंदा बहादुर जो था यह बहुत ही एक आक्रामक किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। उसने 1710 ईस्वी में सरहिंद पर आक्रमण किया और पंजाब के जो सूबेदार हुआ करते थे वजीर खां, उनको पराजित कर देता है। जैसे ही यह घटना पता चली थी बहादुर शाह प्रथम को, उसने बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान छेड़ देता है और उसी अभियान के क्रम में लौहगढ़ का युद्ध होता है जिसमें बंदा बहादुर पराजित होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह गिरफ्तारी में नहीं आता है, क्योंकि उसी अभियान के क्रम में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और यदि किसी राजा की ही मृत्यु हो जाए तो अभियान में गए सारे सैनिकों का मनोबल टूट जाता है, ठीक है, और वे सारे सैनिक नेतृत्व विहीन हो जाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर बंदा बहादुर वहां से निकल भागा था, ठीक है। और आगे भी उसने अपनी उग्र गतिविधियों को जारी रखा, उसमें किसी भी प्रकार का लगाम नहीं लगाया। और यह घटना फर्रुखसियर के समय तक भी जारी थी। इस संबंध में फर्रुखसियर ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उसने बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। और अंततः 1716 ईस्वी में दोनों के मध्य गुरदासपुर का युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, गुरदासपुर का युद्ध, ठीक है। और गुरदासपुर के युद्ध में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को पराजित किया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ किनके किनके बीच था। फर्रुखसियर, ठीक है दोस्तों,